अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपने जो कोर्स की आउटलाइन है ना उसको खोलें, जो पहला पेज है ना उसकी तरफ आ जाएं। हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, सिलेबस को अगर हम देखें तो हमारा जो लेक्चर नंबर 22 या 23 है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है जी कोर्स ओवरव्यू में मैंने देखा था। ये शुरू होता है जाके पे चैप्टर नंबर 8 से ना, यानी जो पहले 7 चैप्टर हैं ये हमारे मिड में सिलेबस है, और 8वें से आगे जो है ये हमारे पास हमारा पोस्ट मिड का सिलेबस है, ठीक है। तो अब जो अनाउंसमेंट आई है अभी उसके मुताबिक 20% आना है आपका पेपर मिड 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 के जो सिलेबस है उनमें से 20%, 80% आपका जो है वो आना है फाइनल, यानी 23 से लेकर 45 लेक्चर तक। और आना किस तरह से है कि 30 एमसीक्यूज होंगे, फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आप, मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर तरीका है आपके आपके तैयार करने का, फाइलें आप जो है ना वो नेट से मिल जाती हैं पास्ट पेपर्स की, और उसको जो है ना वो आप प्रिपेयर कर लेते हो। तो जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ना वो हो रहा है चैप्टर नंबर 8 से। ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये इंटरप्ट्स के बारे में है, और 9 जो है ये हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। अब इसमें से जो चीज़ें आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से आपको आनी चाहिए वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास मल्टीटास्किंग है, वीडियो सर्विसेज, कैनरी स्टोरेज, और सीरियल पोर्ट है, प्रोटेक्टेड है, और इंटरफेसिंग है, ठीक है। सिलेबस इसका मिड के बाद वाला भी काफ़ी है, और हमारे पास एक ही सेशन और बचेगा मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम का ना, नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट कर देंगे। मुझे चूँकि नहीं आइडिया था तो इसलिए अब यहाँ पर जो इस दफ़ा की मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ना, आपने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है ना ये तीनों आपने पढ़ने, यानी इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। ये पढ़ना इसमें क्या है, इंटरप्ट्स जो होती हैं ये, व्हाट इज इंटरप्ट। हर वो इवेंट जो प्रोसेसर से बाहर होता है और जो प्रोसेसर को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है वो इंटरप्ट कहलाता है। प्रोसेसर आपका टास्क्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसके पास जॉब्स आई होती हैं, यही पढ़ा ना हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कि प्रोसेसर के पास जॉब्स आती हैं और प्रोसेसर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। वो किसी जॉब को थोड़ी देर के लिए मतलब वेटिंग क्यू में डाल देता है, किसी को रेडी क्यू में डाल देता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, जो जॉब्स जो प्रोसेसेस उसको मिले होते हैं उनको वो जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये बात समझ में है, यानी इतनी बात की तो है ना आइडिया कि प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस को लगा रहता है कर, प्रोसेसर का काम ही ये है। अगर आप अपने कंप्यूटर के कभी टास्क मैनेजर के ऊपर राइट टास्क बार पर राइट क्लिक करें और वहाँ से टास्क मैनेजर को ओपन करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ये बात, और ये करना और समझने के लिए मैं तो जितने भी कोर्सेज पढ़ाता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी मैं प्रोसेसर को डिस्कस करता हूँ तो ये मैं ज़रूर दिखाता हूँ, ठीक है। कि आप अपनी विंडोज़ में जाएं, टास्क बार पे राइट क्लिक करें और टास्क मैनेजर को खोलें, आपके सामने टास्क मैनेजर खुलेगा और आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में कितने प्रोसेस चल रहे हैं। मेरे कंप्यूटर में इस वक्त जो है ना वो तकरीबन है, ये मैं गिन भी नहीं सकता जितने प्रोसेस इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और प्रोसेसर 34% यूज़ हो रहा है, मेमोरी 41% यूज़ हो रही है, हार्ड डिस्क जो है ये 1% है, नेटवर्क चूँकि ऑफ है तो इसलिए 0% यूज़ हो रहा है। यही वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते हो। तो आपका प्रोसेसर जो है ये जॉब्स को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है। जो अब आप, मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, आप डाटा कॉपी करने पे लगा देते हो, अब आपका प्रोसेसर कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप कैंसिल के बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो कॉपी को स्टॉप कर देगा और जो डाटा कॉपी किया हुआ होगा, जितना किया हुआ होगा वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर के लिए इंटरप्ट है कि आपने उसको रूटीन वर्किंग में, वो तो उसको कमांड दे दी गई थी कि ये सारा
एक फाइल है 2 GB की फाइल है, इसको कॉपी करके तुमने ये वहाँ पेस्ट करना है, एक फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसने एक फाइल को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने कैंसिल कर दिया तो वो फाइल डेस्टिनेशन पे आपको नहीं मिलेगी, वो डाटा और वो जो सारा ना करप्ट हो जाएगा। ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपने एवरी इवेंट अकर्ड आउटसाइड द CPU, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। दो किस्म के इंटरप्ट होते हैं। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट्स जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद होते हैं, जो किसी रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं या किसी अनइवन इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, तो उसे तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट्स, ठीक है। और ऐसे इंटरप्ट जो हार्डवेयर से जनरेट होते हैं, हार्डवेयर से जनरेट कैसे हुआ, आपने माउस के जरिए कैंसिल कर दिया, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, आपने Alt+F4 दबा दिया, ठीक है, अब Alt+F4 से क्या होगा कि वो उसी वक्त बंद हो जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही कोई एग्जांपल ले लें, आपका कंपाइलर चल रहा है, IDE आपने खोला हुआ है, आपने प्रोग्राम को कंपाइलेशन पे लगाया हुआ है। हमारे प्रोग्राम तो होते हैं ना जो 1 सेकंड में ही कंपाइल हो जाते हैं। फ़र्ज़ करो 5000 लाइनों का प्रोग्राम है और कंपाइलर उसको कंपाइल कर रहा है और आपने Alt+F4 दबा दिया, अब क्या होगा, ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट है, वो IDE जो भी आपने खोला हुआ था वो सारे का सारा क्लोज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आपके सामने एक मैसेज दे देगा कि जी यस या नो। कभी कभी ऐसे भी होता है, वर्ड को खोलें आप उसे क्लोज करें तो आपसे, तो ये मैकेनिज्म है। जब इंटरप्ट अक्कर होगा तो आपका प्रोग्राम, आपका CPU किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ना, दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलिंग, दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलिंग, ठीक है। तो इंटरप्ट्स होती क्या हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स अपने आप भी जनरेट हो जाते हैं। डिवाइड बाय जीरो क्या है, ये एक एरर है, ये रन टाइम एरर में आपने पढ़ा था। ऐसी एरर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आती है वो रन टाइम एरर कहलाती है और उससे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। और सबसे मशहूर एरर है डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो एक स्पेशल इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में रिजर्व किया हुआ है। तो जो रिजर्व्ड हैं, अब आ जाओ आप पेज नंबर 195 के ऊपर जो आपके हैंडआउट्स हैं वहां पे। जी कौन सा पेज बनता है ये मेरे पास, ये बना जी, हाँ जी, मेरा ख्याल है ये वो तरतीब और है और ये तरतीब, हाँ जी ये देखें जी 103। अब इसमें आपने जो चीज़ें याद करनी है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की डेफिनेशन आपने ज़हन में बिठानी। इंटरप्ट जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल और एसिंक्रोनस होता है। ये दो खूबियाँ हैं एक इंटरप्ट की। एसिंक्रोनस से क्या मुराद है कि ये पूछ के नहीं आता, इजाज़त नहीं लेता, ये एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस क्या होता है कि जब तक रिस्पॉन्ड ना आए उस वक्त तक कोई इवेंट अक्कर नहीं होता। आप अगर CPU को इंटरप्ट करना चाहते हैं, आप CPU को एक सिग्नल भेजें, CPU कहे कि ठीक है दसो क्या बात है, आप उसे कहते हो मेरी बात सुनो, एक कंपोनेंट कहता है मेरी बात सुनो, CPU कहता है बताओ। अगर तो वो कहता है बताओ तो ये, और फिर आप बताते हैं, तो ये सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपने उसे कुछ कहा ही नहीं और आपने उसे कहा रुक जाओ और वो नहीं इस चीज को रोक सकता, वो आपके हुक्म पे अमल करेगा, तो दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस नेचर। तो इंटरप्ट्स की दो जो खूबियां हैं वो क्या हैं कि इंटरप्ट्स जो होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कब आ जाएं कोई पता नहीं, ठीक है। ये तो हो गया इंटरप्ट्स के बारे में। उसके बाद इंटरप्ट्स को हैंडल करने का जो तरीका कार है वो असेंबली लैंग्वेज में क्या है। अब ज़रा ना ध्यान से आपने ये बात सुन लेनी है। ये सारा चैप्टर जो है ना वो इसी गुफ्तगू में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जाके हैंडआउट्स पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। पहले आप हैंडआउट्स का जो पेज नंबर है 103, इसके भी एंड पे आ जाएं, ठीक है। इसके अंदर इसको नहीं, इसके एंड पे नहीं, आप आ जाएं 105 के ऊपर, ठीक है। कुछ रिजर्व्ड इंटरप्ट्स दिए हुए हैं, इंट 0, इंट 1, इंट 2, ये आपने याद कर लेने हैं। और ये क्या होते हैं, ये रिजर्व्ड हैं जो पहले से फिक्स्ड हैं कि जी इंट 0 कब जनरेट होगा, जैसे ही आपके कंप्यूटर में डिवीजन बाय 0 होगा, किसी भी जगह हो गया, किसी भी प्रोग्राम में हो गया, तो जो इंटरप्ट जनरेट होगा वो इंट 0 है, ठीक है।
इंट 1 क्या है, ट्रैप सिग्नल स्टेप इंटरप्ट है। इंट 2 जो है वो NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। और इसी तरह इंट 4 भी होगा इसमें। इंट 3 जो है वो डिबग है। इंट 4 जो है वो अरिथमेटिक है। देयर आर 5 इंटरप्ट्स रिजर्व्ड बाय इंटेल एंड आर जनरली नॉट यूज्ड इन आर ऑपरेशन। वो लैंग्वेज पढ़ी थी ना, तो लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड पढ़े थे ना, रिजर्व वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल, तो ये इंटरप्ट्स तो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो बाकी इंटरप्ट जो होता है, अब इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, ये बड़ी अहम बात है। ये आप लिखी हुई है 103 के ऊपर, 103 के ऊपर जहां पर 8.1 इंटरप्ट्स है ना, उसके जो दरमियान वाला पैरा है ना, 8088 प्रोसेसर डिवाइड्स इंटरप्ट इनटू 2 क्लासेस। अब आपने इधर नहीं देखना, अब आपने मेरी तरफ देखना। अब आप देखेंगे इंटरप्ट हैंडलिंग होती कैसे। इंटरप्ट हैंडलिंग करने के लिए इंटेल आर्किटेक्चर के अंदर टोटल इंटरप्ट्स जो हैं वो 256 हैं। क्योंकि इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए 1 बाइट यूज़ की जाती है। 1 बाइट में बिट्स होती हैं 8, और 8 बिट्स का मतलब है 2 की ताकत 8, 256। हम 0 से लेकर 255 नंबर तक इंटरप्ट्स जो हैं उनको लिख सकते। ठीक है, होता क्या है, अब असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, आप उसके अंदर एक इंटरप्ट लिखना चाहते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग हमने खुद करनी होती है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को प्रोग्रामेबल इंटरप्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर खुद लिखता है। होता क्या है सुने ज़रा, सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया, सीपीयू ने क्या करना है, जो काम भी वो कर रहा था उस सारे को रोकेगा, सस्पेंड करेगा, और उस इंटरप्ट की तरफ मुतवज्जा होगा, देखेगा इसका नंबर क्या है। उस नंबर के मुताबिक सीपीयू के पास मेमोरी के अंदर एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल मौजूद है, IVT, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है इंटरप्ट 0 का कोड वहां पड़ा हुआ है, इंटरप्ट 1 का कोड वहां पड़ा हुआ है, इंटरप्ट 2 का कोड वहां पड़ा हुआ है। ठीक है, जहां कोड पड़ा हुआ है उसे कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, रूटीन से मुराद यहाँ फंक्शन है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम रूटीन्स कहते हैं, आम हाई लेवल लैंग्वेज में हम कहते हैं फंक्शंस, यानी वो चंद लाइन ऑफ कोड्स जो एग्जीक्यूट होनी है वो रूटीन या सब रूटीन कहलाती है। ठीक है, तो टेबल में क्या, IVT में क्या है, इंटरप्ट का नंबर और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। समझ आ गई? ठीक है, तो ये 0 से लेकर 255 तक पूरी स्पेस है। ठीक हो गया, और वो स्पेस भी फिक्स्ड है मेमोरी में। याद रखें, मेमोरी में वो जगह फिक्स्ड है जहां से आपने इंटरप्ट की कोडिंग करनी है। 0 जो पहली बाइट है ना, वहां से आप इंटरप्ट को कोड करते हो, पहली बाइट से। इंटरप्ट 0 वाली जो बाइट है ना, 0 एड्रेस, वहां पे क्या पड़ा हुआ है आपके, आपका इंटरप्ट का पहला कोड पड़ा हुआ है। ये बात ध्यान में रख लें आप। ठीक है, अब आपका इंटरप्ट वेक्टर में वो गया। अगर इंटरप्ट नंबर 4 है, इंटरप्ट 4 आया है, तो हर इंटरप्ट का जो सर्विस रूटीन का एड्रेस है वो 2 बाइट में स्टोर है। कितने में? पहला एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, 0 पे, तो 4 वाला कहाँ पड़ा होगा, खुद ब खुद वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 हो जाएगा, तो वो 8 नंबर बाइट पे जाएगा। उसके आगे जो एड्रेस पड़ा होगा वो उसकी सर्विस रूटीन का एड्रेस होगा, और वो उस एड्रेस पे जाके उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जी हाँ जी, इस बात की तो समझ है ना, ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रोसेसर जो कर रहा होगा वो सारा कुछ। अच्छा, यहां पर देखें, प्रोसेसर जो कर रहा होगा हम उसे कहते हैं प्रोसेसर की मौजूदा स्टेट, करंट स्टेट। वो अपनी सारी स्टेट को, और स्टेट क्या होती है, उसके फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज, उसके CS रजिस्टर की वैल्यू, उसके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू, वो अपने तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज को पुश कर देगा स्टैक के अंदर। जब स्टैक में पुश कर दिया तो उसने अपनी स्टेट को सेव कर लिया। IVT में गया, IVT में उसने नंबर के अगेंस्ट अब एड्रेस ढूंढना है। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन प्रोसेस, कि कौन सा इंटरप्ट आया और कहाँ पे सर्विस रूटीन है, वो यहाँ लिखा हुआ है। देखें, कोरिलेशन प्रोसेस फ्रॉम इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस
रूटीन एक ही बात है, हैंडलर या रूटीन। हैंडलर भी सब रूटीन को कहते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है? यूज ए टेबल कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस वेक्टर, इट्स लोकेशन इज फिक्स्ड टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस 0 पे मौजूद है। ईच एंट्री ऑफ द टेबल इज 4 बाइट, मैं गलती से 2 बाइट कह गया, 4 बाइट्स है, ठीक है जी। तो पहले इंटरप्ट की एंट्री पड़ी हुई है 0 से लेकर 0 1 2 3 यानी 3 तक। दूसरे इंटरप्ट की एंट्री कहां पड़ी हुई है? 4 से लेकर 7 तक, और तीसरे की 8 से लेकर 11 तक। तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ना, 0 1 2 3, ठीक है ना। अब हम इंटरप्ट 5 पे जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इसका मतलब है 20 नंबर बाइट के ऊपर जो है वो आपकी इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर बाइट नंबर 20 पे इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस पड़ा हुआ है इस इंटरप्ट के अगेंस्ट जिसने एग्जीक्यूट होना है। बात की समझ आ गई? अब क्लियर हो गया? ये पैरा आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और उसने एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है नीचे, जो 0 है वो वहाँ कहाँ 8 पे पड़ी हुई है, 2 जो है वो 9 पे पड़ी हुई है, लिखा भी हुआ है बाकायदा। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। अच्छा जी, अब समझ में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, अब मुझे समअप कर लेने दें, ठीक है। ये बात भी तय हो गई कि इंटरप्ट को उसने हैंडल कैसे करना है। अपनी सारी जो है ना वो आप कह लें कि स्टेट को पुश कर दिया स्टैक में। उसके बाद क्या किया, उसे वहाँ से एड्रेस भी मिल गया और उसने अब उस एड्रेस के तमाम पैरामीटर्स को लोड कर लिया। प्रोसेसर ने जब एग्जीक्यूट करना है तो उसने आईपी को, सीएस को अपडेट करना है, लेकिन अब वो अपडेट करेगा किन एड्रेसेस के साथ? इंटरप्ट हैंडलर के एड्रेसेस के साथ। तो समझ आ गई? इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर को उसने लोड किया, लोड करके उसने सारे इंटरप्ट सर्विस रूटीन को चलाया, एग्जीक्यूट किया, और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन की जो आखिरी लाइन है वहाँ लिखा होता है आई रेट। आई वो कमांड होती है इंटरप्ट रिटर्न की। जैसे ही उसे वो कमांड मिली तो उसका मतलब ये है कि इंटरप्ट हैंडलर का कोड हो गया है फिनिश। अब वो वापस जाएगा और जो उसने अपनी करंट स्टेट स्टैक में पुश की हुई थी वो सारी पॉप करेगा, और जहां से वो सस्पेंड करके अपनी प्रोसेसिंग को वो इंटरप्ट हैंडल करने गया था वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन को दोबारा स्टार्ट कर लेगा। समझ आ गई? ये सारा प्रोसेस कहलाता है इंटरप्ट हैंडलिंग, और जो टेबल है वो कहलाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, और जो सर्विस रूटीन है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं और इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं, ठीक है। और इंटरप्ट वेक्टर जो होता है वो हर इंटरप्ट को 4 बाइट में करता है। टोटल इंटरप्ट्स कितने हैं? 256 है। 256 क्यों है ये बात भी हमारी डिस्कस होगी। अब आ गया रे रट्टा, जो आपने लगाना है वो किसको लगाना है? वो रट्टा लगाना है आपने जी कि देखें ये पेज नंबर 104 के ऊपर सूडो कोड एल्गोरिदम लिखा हुआ है इन इसी बात का जो मैंने आपको बताई है। ये देखो SP इज इक्वल टू SP -2, एड्रेस ऑफ SP इज इक्वल टू फ्लैग। ये पता क्या हो रहा है कि उसका जो करंट स्टेट है ना वो फेंकी जा रही है स्टैक में, फ्लैग भी स्टैक में चले गए। फिर जनाब इंटरप्ट फ्लैग IF, इंटरप्ट फ्लैग TF, ट्रैप फ्लैग, सारी चीज़ें जो है ना, कोड सेगमेंट भी चला गया, सारा कुछ पहले स्टैक में उसने फेंक दिया। फिर नीचे देखें, उसके बाद उसने ऑपरेशन ऑफ IRET, जब उसे IRET मिला तो जो जो कुछ उसने स्टैक में फेंका हुआ था वो सारा वापस किसे दे दिया? SP यानी स्टैक पॉइंटर, जो स्टैक पॉइंटर में था वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में लोड कर दिया। फिर से SP में 2 का इजाफा किया, फिर SP में जो कुछ था वो कोड सेगमेंट में, यानी जो कुछ पहले उसने पॉप किया हुआ था, पुश किया था, अब सारे को उसने पॉप कर लिया। ये वो कोड है जो पेपर में माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे पूछे कि इंटरप्ट हैंडलिंग का जो कोड है ना वो मुझे लिख के दिखाएं। तो ये सिंपल सा कोड है, सूडो कोड या एल्गोरिदम हम इसे कहते हैं। एक तो इसको आपने एज इट इज रट्टा लगा लेना है और माशाल्लाह इसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे, ठीक है ना। समझने में आप कामयाब हो ना हो, रट्टा लगाने में आप यकीनी तौर पे कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो रट्टा लगाना है जी वो लगाना है इंटरप्ट्स, जो नीचे रिजर्व्ड इंटरप्ट्स हैं
इंट 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, ये 5 हैं टोटल। इन 5 की डेफिनेशंस को आपने देख लेना है, डिवाइड बाय 0। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, एक इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है और एक ट्रैप फ्लैग क्या होता है, और ये फ्लैग्स क्या होते हैं। हमें पता है कि हर प्रोसेसर में और इंटेल प्रोसेसर में भी एक फ्लैग रजिस्टर है जिसकी 16 बिट्स हैं और हर बिट का अलहदा मतलब है। कैरी बिट है, कैरी फ्लैग कहलाता है, 0 बिट है, 0 फ्लैग कहलाता है। इसी तरह ये दो फ्लैग हैं, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। इनकी वैल्यू ये पढ़ना है आपने और याद करना है, इनकी वैल्यू 1 होने से क्या होता है और 0 होने से क्या होता है। मैं मफहूम समझा देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू आपने समझ लेना है। अगर एक प्रोसेसर किसी ऐसी प्रोसेसिंग का आगाज कर रहा है जिसमें वो ये चाहता है कि मुझे कोई भी इंटरप्ट ना कर सके, तो ऐसा रास्ता भी उसके पास होना चाहिए। तो वो अपने इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, यही वो दो दरवाजे हैं जिसकी मदद से इंटरप्ट जो है ना वो आता है। अब इन दोनों दरवाज़ों को अगर वो बंद कर देगा तो फिर क्या है, इंटरप्ट आएगा ही नहीं जब तक वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये दो जो फ्लैग हैं, ट्रैप फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग, ये फ्लैग रजिस्टर में 2 बिट्स हैं और इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। तो 0 होने पे क्या होता है, 1 होने पे क्या होता है, ये आपने खुद से पढ़ लेना है। ठीक है जी। कब अगर 1 करे तो क्या होता है और 0, ये लिखा हुआ है इंट 1 और इंट 2 में, यही लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ से इसको याद कर लेना है। समझ आ गई जी। 8.2 आ गया जी, हुकिंग एंड इंटरप्ट। इसको आपने इस हुकिंग एंड इंटरप्ट की सिर्फ तारीफ याद करनी है बस, और कुछ नहीं याद करना। वो प्रोसेस जिसकी मदद से प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लिखता है और कोडिंग करता है, जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कहते हैं। यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन इस प्रोग्राम में लिखी हुई है कि फलां इंटरप्ट आएगा तो तुमने ये वाली सर्विस रूटीन जो है वो चलानी है। देखो ना, ये ध्यान में रखो, मैंने क्या कहा, ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट्स हैं। यानी वो जो हम टेबल नहीं पढ़ के आए, इंट 0 5 तक तो फिल है, 6वां आपने लिखना है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किन इंस्ट्रक्शंस की मदद से लिखना है, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड हुकिंग एंड इंटरप्ट। ठीक है। इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं असेंबली में, एक इंट की इंस्ट्रक्शन है और एक आई रेट की इंस्ट्रक्शन है। इंट जो है ये सेट करने के लिए होता है इंटरप्ट्स, और आई रेट जो होता है ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन से बाहर निकलने के लिए होता है। और रेट रेट जो है ये रिटर्न है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी सब रूटीन के आखिर में, जिस तरह C++ में रिटर्न नहीं होता, इसी तरह असेंबली की हर रूटीन की आखिरी स्टेटमेंट रेट होती है, जहां से कंट्रोल वापस उसी लाइन पे चला जाता है जहां से वो यहाँ शिफ्ट हुआ होता है। समझ आ गई जी। उसके बाद बायोस 8.3, बायोस एंड डॉस इंटरप्ट, इनकी आपने सिर्फ और सिर्फ तारीफ याद करनी है, और कुछ इंटरप्ट्स के नंबर गिवन है इस टेक्स्ट के अंदर, उनके नंबर और उनके फंक्शन आपने याद करने। इंट 10 क्या करता है, इंट 21 क्या करता है, इंट 17 क्या करता है, ये आपको याद होने चाहिए। और ये मारूजी में भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ये भी आपने खुद पढ़ना है। सुन लें, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के एग्जीक्यूशन मैटर में, प्रोसेस में, वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है, सेम तरीका है। एक ही चीज़ का फ़र्क है कि हार्डवेयर के इंटरप्ट्स जो हैं ये हार्डवेयर से जनरेट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। यहाँ पर आकर जो एक पॉइंट आपकी समझ में आता है वो ये होता है कि हम वहाँ पर क्या कहते थे कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, यहाँ पर है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, PIC क्या है हार्डवेयर इंटरप्ट के जुमरे में, ये आपने पढ़ना है। ठीक है। इसका एक नंबर होता है 0 से लेकर 7। बस इस बात को जरा ध्यान से समझ लें। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में क्या होगा बेटा कि जी इंटरप्ट कीबोर्ड ने भी कर दिया, माउस ने भी कर दिया, लैन कार्ड से भी इंटरप्ट आ गई, हार्ड डिस्क से भी इंटरप्ट आ गई CPU को, वो किसकी मानेगा। समझ आ रही है। तो यहाँ पर प्रोसेस ये होता है
कि वो उसकी मानेगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हर एक को इंटरप्ट नंबर जारी किए होते हैं और वो जो जिस नंबर के तहत एक हार्डवेयर प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है उसे IRQ कहते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और ये नंबर 0 से लेकर 7 तक हैं। इन सातों नंबर्स का टेबल आपके जहन में फिक्स होना चाहिए। 0 किसका है, 1 किसका है, 2 किसका है, 3। जिस तरह उधर हम पढ़ के आए हैं ना, इंट 0, इंट 1, इंट 10, इंट 21, दे आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में IRQ और PIC की डेफिनेशन, उसके बाद IRQ के नंबर का पूरा चार्ट जो है ये आपके जहन में होना चाहिए और ये आपके नोट्स में मौजूद है। सिर्फ आपने उसमें से एक एक लाइन जो है उसको निकालना है और निकाल के अपने पास नोट कर लेना है। यही चीज़ आपने इसके अंदर जो है ना वो रीड करनी है। ठीक है जी, बस यहाँ तक ये इंटरप्ट्स की बात ख़त्म है। पोर्ट्स के बारे में और बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।